नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यानी संविधान के भाग थे संविधान में कौन कौन से उपबंध हमने कहाँ से लिए वह वीडियो देखा था। वो वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों हेडिंग डालें अनुसूचियाँ, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स। अनुसूची, आप अनुसूचियों से भी लगातार सवाल बन रहे हैं। आप अगर इस बार का यूपीएससी परी देखेंगे यानी आईएएस परी का सवाल देखेंगे तो इस बार का आईएएस परी में 2018 वाला भी देखेंगे। आईएएस परी में यानी 5वें जो शेड्यूल्स है उससे प्रश्न पूछ लिया गया, यानी जो टीएसपी वाला क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वाला जो क्षेत्र है उससे प्रश्न पूछ लिया गया था। तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो हम जो भी चैप्टर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि वो प्रत्येक चैप्टर को छूते हुए चलेंगे ताकि हमारा सवाल सिंगल सवाल भी गलत नहीं। तो दोस्तों आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं अनुसूचियाँ। आपसे पहला सवाल तो कॉमन सा सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि अनुसूचियाँ हैं ये मूल संविधान में कितनी थी। और वर्तमान में कितनी है। यानी शेड्यूल्स है वो मूल संविधान में उनकी संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी दोस्तों 8। वर्तमान में कितनी है तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में कितनी शेड्यूल्स है तो 12 है। अब 8 से 12 हुई है तो इसका मतलब 4 अनुसूचियां और नई जोड़ दी गई। अब 4 अनुसूचियां यानी 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है। तो ये सब 11वीं 12वीं तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अब कल ही दोस्तों मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो राजस्थान में 13 सितंबर का जो पेपर हुआ है पेपर चेक कर लेना दोस्तों। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रखी है। ग्राम पंचायतों में गठन का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। लेकिन यानी ग्राम पंचायत से सवाल बना इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो 4 अनुसूचियां नहीं जोड़ेगी उसमें से सवाल बन गया। राजस्थान ऐसा ही सब इंस्पेक्टर का पेपर था, यानी यहाँ से लगातार सवाल बन रहे हैं। तो आई होप आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे दोस्तों। कोई भी सिंगल सवाल अब इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। एक बार अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में आप एम लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट अच्छे से देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि एम लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट से इससे ज़्यादा सवाल दिए रखे हुए, लेकिन फिर भी आपको यानी बहुत से लोगों का यूपीएससी में पॉलिटिकल होता है तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, लिखना रहेगा। लेकिन परी के हिसाब से यहाँ से कोई पर्सन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, यानी प्रथम अनुसूची। आपको दो ही बातें याद रखनी है कि प्रथम अनुसूची यानी उस सूची में उल्लेख किस बात का है। अगर कोई विशेषता है तो वो क्या है। तो प्रथम अनुसूची में उल्लेख किस बात का है। तो प्रथम अनुसूची उल्लेख ये करती है कि भारत में यानी एक तो आर्टिकल 1 देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी इंडिया है वो यानी भारत है वह राज्यों का संघ। लेकिन प्रथम अनुसूची में ये लिख रखा है कि प्रथम अनुसूची में सीधी सीधी लैंग्वेज लिख रखी है राज्य व संघ शासित, राज्य व संघ शासित प्रदेशों का गठन, संघ शासित प्रदेशों का गठन। यानी भारत में कुल कितने राज्य होंगे और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनका उल्लेख कहाँ करती है, कौन सी अनुसूची करती है। तो वो करती है फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची करती है। अब 2 प्रश्न ये भी बन जाते हैं कि जिस समय अनुसूची बनी उस समय 14 राज्य थे दोस्तों, याद रखना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, वर्तमान में 28 है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूटी लिख सकते हैं आप। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है नवीनतम राज्य। तो नवीनतम राज्य कौन सा है तो ध्यान रखना दोस्तों, नवीनतम राज्य कौन सा है तो तेलंगाना है। यह 29वां राज्य बना था। यानी नवीनतम राज्य तेलंगाना, लेकिन 29वां राज्य बना था। अब कितने हैं? 28 है।
तो आप कहोगे फिर तो जम्मू कश्मीर को अभी तोड़ा भी। वर्तमान में यूपीएससी 100% सवाल पूछेगी दोस्तों, याद रखना। जम्मू कश्मीर में हालांकि मैंने पीडीएफ तो डाल दी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर क्लास लेकर आऊँगा, जल्द ही क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ा उपबंध आए तो सही हम आर्टिकल स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स के बाद में हम पढ़ लेंगे भाग कौन कौन से, उसके बाद में जैसे संविधान सभा है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो भी एक्ट है, यानी 1753 से लगेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1935 तक पढ़ेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे संविधान की ओर अग्रसर करेंगे। तो नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। और कब कितना राज्य बना, कौन सा राज्य बना था? 29वां। ये बना कब था दोस्तों? ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, तो ये डेट बना 2 जून 2013 को, 2 जून 2013, ये ध्यान रखना। हालांकि लागू हुआ था 2014। तो प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची में राज्य व संघशासित प्रदेशों का उल्लेख है। जिस समय अनुसूचियां बनी थी उस समय कितने के राज्य थे? 14 राज्य थे। और कितनी यूटीज थी? तो 6 यूटीज थी। वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटीज है। आपको दोस्तों पहले 9 भी थी, दादरा एंड नागर और दमन एंड दीव को मिलाकर 1 यूटीज कर दिया। वो सब हम चर्चा नहीं करें, वो करंट के विषय। नवीनतम राज्य तेलंगाना है। और कौन से राज्य का दर्जा मिला था? इसे 29वां राज्य का दर्जा मिला था। ये कब बना था? तो 2 जून 2013 को बना। विशेषता क्या है दोस्तों इसमें? इसके अलावा तो प्रथम अनुसूची यानी 69वां संविधान संशोधन, आप ये याद रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? बस यही ध्यान रखना, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ। 69वां संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी यानी दिल्ली को राजधानी बनाया। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी बनाया। बस ये ध्यान रखना। अब 2 फैक्ट थोड़े से हिस्ट्री के उल्लेख कर देता हूं दोस्तों। ये दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर भी हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी एक बार। तो 1911 से भी पहले कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1326 में हुई थी। इससे पहले, इसके बाद में 1911 में हुई थी। 1326 में किसने की थी? तो ध्यान रखना एमबीटी ने की थी। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, हालांकि हिस्ट्री का है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा की थी? तो ध्यान रखना देवगिरी में की थी। देवगिरी, दौलताबाद, कुवत्तल उल इस्लाम, इसी का नाम रखा था। 1911 वाला फैक्ट तो बहुत पूछा जाता है। ये किसने की थी? तो जॉर्ज पंचम, एक अंग्रेज अधिकारी आया था जॉर्ज पंचम। इस जॉर्ज पंचम ने राजधानी ट्रांसफर कहां कर दी थी? तो ध्यान रखना कलकत्ता कर दी थी। ये प्रश्न तो बहुत बार, कम से कम 10 बार आ चुका है। हालांकि ये पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है इससे, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तरीके से इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। हालांकि राजधानी आगरा भी ट्रांसफर हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुई थी। एमबीटी ने कब की थी? एमबीटी ने यहाँ की थी 1326 एडी में, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद में 1911 में, ये फैक्ट तो बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, 10वीं बार आ चुका है दोस्तों। राजधानी यानी आधुनिक भारत में पढ़ा जाता है कि आधुनिक भारत में आपसे सीधा प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली से राजधानी कलकत्ता किसके कब ट्रांसफर हुई थी? तो 1911 में। हालांकि लागू कब होगी इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। तो ये थी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किस बात का उल्लेख है? किस बात का उल्लेख है दोस्तों? राज्य एवं संघशासित प्रदेशों। कितने राज्य हैं? तो वो सब हमने चर्चा कर। विशेषता क्या है? एक विशेषता याद रख लेना, 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया है। भारत की राजधानी क्या होगी? तो दिल्ली होगी। तो ये लो दोस्तों, प्रथम अनुसूची हमारी कंप्लीट। अब हेडिंग डालें द्वितीय अनुसूची। बस सिंपल सिंपल बातें पढ़ेंगे और एग्जाम में जो पूछी जाती है वो भी पढ़ेंगे। द्वितीय अनुसूची, अब सीधी सी बात है, द्वितीय अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है और इसी की कोई विशेषता है तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो द्वितीय अनुसूची में आप भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का चर्चा उल्लेख करते हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। अब संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जैसे हाई कोर्ट का जज है, जितने भी जज होते हैं दोस्तों ये न्यायाधीश होते हैं।
इन सबके वेतन का उल्लेख कहाँ हो रखा है? तो यहाँ हो रखा है। कोई विशेषता दोस्तों? तो बस एक सवाल है जो बार बार आज से कम 10 बार आ चुका है दोस्तों, जो पूछा जाता है। अब प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? 3 बार प्रश्न आ चुका है ये पहले। एक बार तो आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी ने जबरदस्त प्रश्न पूछा दोस्तों, वो भी मैं चर्चा करूंगा। विशेषता क्या है? पहले तो विशेषता नोट करना। द्वितीय अनुसूची में आपसे सीधा पूछेगा कि द्वितीय अनुसूची में किस संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उप राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। अब क्यों उल्लेख नहीं है आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन, बस इस शब्द की चर्चा करूंगा 2 मिनट, पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। वेतन मिलता है। अब दोस्तों देखना कितने गजब के प्रश्न पूछे। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, यानी सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि किस संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन का उल्लेख नहीं है? तो किस संवैधानिक पदाधिकारी का? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता कितना है? सॉरी, उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता दोस्तों। उपराष्ट्रपति को वेतन किसके तौर पर मिलता है? तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब आपकी समस्या ये हुई सर ये पदेन क्या है? तो पदेन यानी अगर आपके पास में कोई पद है और आपको द्वितीय पद दे दिया जाता है, यानी अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, तो पद के ऊपर पद नहीं हो जाता है, तो वो पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति तो था ही था, लेकिन ये जैसे ही उपराष्ट्रपति बनता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी हो जाता है, राज्यसभा का सभापति भी हो जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पदेन सभापति। अब दोस्तों आरपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न देखना, प्रश्न ये पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का वेतन है। अब उस समय वेतन कितना होता था? यानी राष्ट्रपति का वेतन होता था उस समय 1.5 लाख, वर्तमान में 5 लाख है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। उन्होंने ऑप्शन दिए 1.5 लाख, 1,25,000, 1 लाख और 0 रुपये। प्रश्न पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का वेतन है, कितना वेतन होना चाहिए? कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप में से कोई? उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? ये प्रश्न आरपीएससी में आ चुका है। तो सभी को पता था उपराष्ट्रपति को, सभी गाइडों में ये लिखा, सभी किताबों में ये लिख रखा था कि उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है 1.25 लाख, यानी 1,25,000 रुपए। वर्तमान में 3.5 लाख है, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्तमान में कुल कितना है ये वेतन कभी नहीं पूछा जाता। ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो सभी ने उत्तर ये दिया हुआ है, जिसको पता था वो भी देगा, यही देगा, सभी किताबों में ये लिख रखा है। लेकिन आरपीएससी ने उत्तर क्या दिया था? तो आरपीएससी ने क्या सभी किताबें, यानी सही उत्तर क्या है? तो ये है। क्यों है? क्योंकि ये लाइन इसको इंगित करती है, यही इसका मतलब है। यानी उपराष्ट्रपति का वेतन है ही नहीं, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख ही नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। आई होप आपको यहाँ समझ में होगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट, अब थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास है तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची, जितनी भी अनुसूची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।